बांटने की कोशिश चल रही है। भाई लोग सबको अपनी जाति बताए, जाति बताए क्या? पापा बता देंगे। हम जाति बांट रहे हैं, जाति के आधार पर बाबा साहब मेरे को स्कूल में नहीं घुसने दिया और कहना कि हमने जाति बताई है, हम बांट रहे हैं। बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर दुनिया के सबसे बड़े सिंबल ऑफ नॉलेज से बात करने वाले व्यक्ति, उनको आज तक ये बर्दाश्त नहीं करते, भीमता कहते हैं ये, हमने जाति बता दिया। आज भी जाति के आधार पर थाने में FIR दर्ज होती है, जाति के आधार पर रेप होता है, जाति के आधार पर बहन बेटों को छोड़ा जाता है, जाति के आधार पर परमिशन दी जाती है, जाति के आधार पर हमें परमिशन नहीं मिली। वरना सवाल ये है ना, आप जाति तक नहीं रुकने वाले ना। भाई थोड़ा पीछे हट जाओ आप लोग। आप यही तो जाति पे नहीं रुकने वाले। हम क्यों रुके? हम ये कह रहे हैं जब जाति का शोषण हमने झेला है तो फिर जाति की मलाई लोग क्यों चाहते हैं? जाति का शोषण जिन्होंने झेला है, अगर वाल्मीकि ने जाति का शोषण झेला तो उसको उसकी संख्या के आधार पर दीजिए ना। हम तो खुद कह रहे हैं अगर हमारे वाल्मीकि भाई तरक्की करेंगे तो मेरे दिल को सबसे पहले खुशी होगी, उनकी लड़ाई के लिए मैं सबसे आगे खड़ी होंगी। लेकिन बेईमानी करके हमारा भी छीनेंगे, उनका भी छीनेंगे, उनकी बहन बेटी को भी मारेंगे, तो ये बेईमानी हम ऐसे नहीं है। आप बार बार कहते हैं बेईमानी, कौन कर रहा है बेईमानी आपको? अरे भैया आप जातिवाद जनगणना करा लीजिए, जो बेईमानी आपकी तो होती है, SC/ST की तो होती है। नीचे जिसके पास संपत्ति होगी जाति के आधार पर वो निकल कर आ जाएगी। आज भी देश के अंदर 10% लोगों के पास देश की 90% धन संपत्ति जमा है और बाकी 90%। सवाल तो ये है ना, देखिए यहाँ है ना तुम्हारे मित्र तो ईमानदारी आपके धन पे है ना, क्यों नहीं होगी भाई? क्या हम खेतों में अभी मिट्टी में लौटते रहे? क्या हम आज इनकी गुलामी करते रहे? ये आगे और हमारे लोग इनका सफाया करते रहे? इनकी औरतें बच्चे पैदा कर, हमारी औरतें दाई बन के इनके बच्चों की नाल काटती रहे? हाँ, ये लोग जो गंदी कर हमारे लोग सफाई कर रहे हैं। काजू बादाम की खेती हमारे लोग करें और काजू बादाम का आटा ये खाएं, हमें ना मिले मूंगफली भी। हाँ, खेतों में मिट्टी में हम लौटे और फल सबसे महंगा और सबसे अच्छी क्वालिटी का ये खाएं, हमें मिले सड़ा हुआ। क्यों? देश के बराबर के हकदार हैं, हम कोई भिखारी नहीं है। देश की बराबर की हिस्सेदारी हमारी और हिस्सेदारी की लड़ाई लड़ रहे हैं। आपकी लड़ाई सरकार से है कि बीजेपी से है, स्वर्ण से है, RSS से, किससे? हमारी लड़ाई इस देश के अंदर अन्याय से है, उस बात से है जो यहाँ पर गणेश चतुर्थी के लिए सड़कों को गणेश विसर्जन के लिए पूरी जगह दे देता है, लेकिन हमें परमिशन के लिए जगह नहीं देता है, हमारे शांतिपूर्ण आंदोलन के लिए जगह नहीं देता है। जो इस देश के अंदर एक चुटिया लगा के कहीं कथा कर सकता है तो वो 1 साल के अंदर करोड़पति बन जाता है, लेकिन एक दलित अगर अच्छा सूट भी पहन लेता है तो कहते हैं देखिए ये कितना अमीर हो गया, ये कितना अमीर हो गया, कहाँ से रोटी खा रहा है। ये उनकी पेट में दर्द होता है। उनकी बहन बेटियां राजनीति में सबसे ऊपर राज करती है, लेकिन हमारी बहन बेटी जब मुख्यमंत्री बनती तो कहते चमारी मुख्यमंत्री बनी है। यहाँ हमारी इस असमानता से लड़ाई हमारी किसी व्यक्ति से नहीं भाई, हमारी किसी पार्टी से है। हम तो कहते हैं अगर बीजेपी हमारे हक अधिकार की लड़ाई लड़ती है तो हम बीजेपी के साथ है, कांग्रेस करती है तो हम कांग्रेस के साथ है। हम क्यों नहीं जा रहे उनके साथ? क्योंकि दोनों हमें फुटबॉल की तरह खेलती हैं, तो टू पीट या टू पीट दोनों हमें आपस में मारती हैं। इसलिए हम अपनी पार्टियों के साथ आए। मैं ये कहती हूँ आज ऑन कैमरा लोगों से, अपने पूरे बहुजन समाज से, अगर आपको बहन जी पसंद नहीं है तो चंद्रशेखर का साथ दीजिए, अगर कुछ लोगों को चंद्रशेखर पसंद नहीं है तो बहन जी का साथ दीजिए, लेकिन दुश्मन का साथ नहीं पसंद है, दुश्मन का साथ तुम्हारे साथ आ जाए, तुम्हारे साथ आ जाए। ऐसे भी लोग हैं और ऐसे लोग फिर जगह जगह पिटेंगे फुटेंगे, उनके सामने उनके भाइयों को मारा जाएगा और कुछ नहीं कर पाएंगे। मनुवादी मीडिया कौन है? जीतन राम मांझी कह रहे हैं कि बहुत अच्छा फैसला है। देखिए जीतन राम मांझी का तो पेट फट गया, ठीक है, बुढ़ापा आ गया, वो तो जाने वाले टिकट कटने वाले ऐसे लोग हैं ये जिन्होंने ठीक है मंडल कमीशन विधोक को लागू कराने के लिए काशीराम साहब ने लाठियां खाई। यहाँ बोर्ड क्लब में उन्होंने आंदोलन किए, लेकिन OBC के अंदर कुछ नेताओं को छोड़कर बाकी नेता अभी ईमानदारी से सामाजिक न्याय दिलाई। लेकिन जो लोग इसके सपोर्ट का आप लोग लड़ते हैं, जिनके जो संसद में आते हैं वो बोलते नहीं है, तो क्या है? उन गूंगे बहरों को जगाने के लिए तो लगातार ये समाज इकट्ठा हो रहा है और बोल रहे हैं चंद्रशेखर आजाद लगातार बोल रहे हैं, तो रहे हमारे भाई, धार तो रहे नेता बोल रहे हैं तो हमारे
अभी संख्या बढ़ेगी, अभी तैयारी जो चल रही है, ऐसे बोलने वाले लोग एक सवाल मैडम, हम अंदर जाए। और जो वंचित रहेगा, नीचे दबे कुचले रहेगा, उनको नहीं ऊपर उठने उनका हाथ पकड़ के उठाने के लिए तो जाति वाले उन्होंने की लड़ाई लड़ रहे हैं। भाई क्या कर रहे हैं, हमारा समझ नहीं आ मैडम जो लोग समर्थन में है, जैसे मायावती हो गई, चिराग पासवान, वो लोग भी तो इस आंदोलन के बारे में अभी तक कुछ नहीं बोल रहे हैं। चिराग पासवान, जीतन मांझी का जो भी लोग हैं, वो लोग इस आंदोलन के बारे में कुछ नहीं बोल रहे। हाँ चाहिए, मायावती भी तो बोलना चाहिए ना कि आप पहुंचे वहाँ पे, कहे नहीं बोल रहे हैं कुछ आकर के सामने। राजनीति क्या है, क्योंकि नेताओं की अपनी अपनी पार्टियां हैं। नेता अगर पार्टी में रहकर दूसरी पार्टी का समर्थन करेगा तो उसकी पार्टी का क्या अस्तित्व। राजनीति समझिए, लेकिन मैं किसी राजनीतिक पार्टी का सदस्य नहीं हूँ। इसलिए मेरे लिए मायावती, चंद्रशेखर आजाद दोनों मेरे अपने हैं, दोनों सामाजिक लड़ाई के योद्धा हैं और दोनों का मेरा जब भी सामाजिक मुद्दे को चलिए आप फ्री हो गए। जो संपन्न हो चुके हैं उनको कोटा से हटा दिए, तो कहाँ गलत है? संपन्न को इस देश के अंदर 7 क्लास चारों वर्षों से उसको हटाने की बजाय सारे शक्ति संसाधनों से, बल्कि उसको ईडब्ल्यूएस का आरक्षण मात्र 48 घंटे में ना कोई कानून बना, ना कोई सभा बैठी, ना कोई मीटिंग बैठी, ना जनता से पूछा गया, ना कोई वोटिंग, मात्र अपने न्याय है। अगर वास्तव में न्याय है तो इस देश के अंदर आज तक सरकार लागू हुआ है ना, तो जमीनों का सही से बंटवारा हुआ है। जो जमींदारों पर थी वो जमींदारों पर रह गई, जो राजा रजवाड़ों के लोने लानियों पर थी लड़कियों पर थी उनके बेटा बेटियों पर आ गई। गरीब तो गरीब ही रह गया ना, जो सत्ता में पहले आ गया था वो सत्ता में आगे रह गया, जो प्रशासन में पहले आ गया तो प्रशासन में रह गया। ये गरीब समाज कोई पढ़ लिख के उठ के अपना गाँव छोड़ के दूर शहर जाकर जब पढ़ लेता, नौकरी कर लेता, झूठ बूट कर लेता तो उससे डरने लगे कि अरे भाई क्यों निकल के आ गया। अरे उसकी मेहनत नहीं देखते हैं कि वो घर में खेतों में काम करके स्कूल लग जाता है, भूखा पैसा जाता है, तुम्हारे बेटे को छोड़ने के लिए, जनरल क्लास के बच्चे को छोड़ने के लिए गाड़ी जाती है, घोड़ा जाता है, नौकर जाता है। लेकिन समाज का बच्चा तो साहब साइकिल से जाता है, ईखों में निकल के जाता है, खेतों में जाता है, डोलों में होकर जब घर से निकलता है ना स्कूल तक पहुंचता तो वो मेहनत करते हैं ना गाड़ी से चलने के लिए। कब करिए मेहनत करते हैं। से लिया हुआ जो संपत्ति मिली हुई है, क्या वो मेहनत करते हैं? आप ये बताइए कि गाड़ी में बैठ गया वो मेहनत हो गई, और जो खेतों चिड़ियारों से निकल करके स्कूल तक गए वो मेहनत नहीं करते। आप कौवे के चक्कर में रहते हैं, वो एजुकेशन के चक्कर में रहते हैं। मेरे साथ चलिए, हट जाती का रोटी लागू बिता है, हट जाती का रोटी लागू बिता है। यहाँ कोई कौवा भी बीजेपी का जो संपन्न दलित है, दबे कुचले दलितों का आरक्षण का फायदा संपन्न दलित उठा रहे हैं, दबे कुचले दलित नहीं उठा पा रहे हैं। करेक्ट। जो सरकार ने कहा है, जो कोर्ट ने कहा है, अब यहाँ पर बात ये ले लीजिए, जब रिजर्वेशन की चर्चा संविधान में संविधान सभा में चल रही थी तो गरीबी के आधार पर नहीं चल रही थी, जाति के आधार पर चल रही थी, शोषण के आधार पर चल रही थी। छूने से घिन मानते थे, सड़कों पर चलने से घिन मानते थे, कुएं से पानी नहीं पीने देते थे, बहन बेटियों के साथ शादी भी नहीं कर सकते थे लेकिन रेप कर सकते थे। तो ऐसी इस आधार पर जिन जातियों को बस्तियों से दूर रहने की सजा दी गई, जिन जातियों को शिक्षा से वंचित रखा गया, जिन जातियों की संपत्ति से वंचित रखा गया, और सबसे बड़ी बात जिन जातियों को नौकरियों से वंचित रखा गया, इस बहस में अगर किसी को ये लगता है कि कोई खा रहा है तो सबसे पहले संविधान सभा की जो बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर की जो बहस आरक्षण पर हो रही है उस बहस को पढ़ ले। उसमें बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर और साथ में बैठी सारी सभा ने ये बात, ये आर्टिकल 341 साफ साफ लिखता है कि इनके आरक्षण पर कोई भी किसी प्रकार की न राज्य सरकार, ना ही सुप्रीम कोर्ट, ना ही राज्य कोर्ट इस पर हस्तक्षेप नहीं कर सकता। मात्र और मात्र शक्तियां किसके पास है? राष्ट्रपति के पास है। लेकिन यहाँ तो कोर्ट अपनी मर्जी से खेल रहा है, राजनीति कोर्ट कर रहा है। राजनीति के लिए यहाँ पे कॉलेजन के जज छोड़ रखे, पूछता नहीं उनके बाप के बेटा, बेटा का बेटा, बेटा का बेटा जज बनता जा रहा है। ये गैर कानूनी फैसला, ये खेल कब खत्म? लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने दलित भी तो जज बना है ना, उसने भी जब से भारत आजाद, उसने भी समर्थन किया है। मैं आर.एस. गवई के बारे, बी.आर. गवई के बारे में बता देती हूँ। बी.आर. गवई के बारे में माननीय काशीराम साहब क्या कहते हैं? चमचा। उनके पिताजी आर.एस. गवई, बी.आर. गवई जी के पिताजी आर.एस. गवई, और उसी गांव में एक और परिवार था गवई जिसकी आंखें निकाली थी, जिसने स्वाभिमान से जीने की बात करी थी। तो स्वाभिमानी जज इस तरह का फैसला नहीं कर सकता, क्योंकि SC/ST एक्ट को जब डाइल्यूट करने की कोशिश की थी सुप्रीम कोर्ट ने, तब कोई SC का जज नहीं था। उन पर ये आरोप लगा कि बिना SC के जजों के आपने सारे ब्राह्मण जजों ने इसके खिलाफ बयान दे दिया, निर्णय दे दिया। तो अब इन्होंने चालाकी के तहत एक SC का जज भी शामिल कर दिया। और सुनिए, अगर SC का कोई जज बना है तो उसकी काबिलियत नहीं है। ये समाज की लड़ाई है जो हम लड़ते हैं कि
हमारी यहाँ पे भागीदारी क्यों नहीं है, इस हिस्से में भागीदारी क्यों नहीं है? इसलिए वो जज बनते हैं, ना कि इसलिए बना देते हैं कि वो उस लायक है, क्योंकि लायक और काबिलियत को तो वो कभी मानते ही नहीं। अगर लायक और काबिलियत मानी गई होती तो मेरे भाई अर्जुन को धनुर्धर बनाने के लिए एकलव्य का अंगूठा नहीं काटा गया होता। एकलव्य देश का दुनिया का सबसे बड़ा धनुर्धर, ठीक है। रोहित वेमुला को फांसी नहीं लटकाया गया होता, पायल तड़वी को फांसी पे नहीं लटकाया गया होता। अगर योग्यता की बात होती तो टीना डाबी से लोग इतना पढ़ने के बाद नफरत नहीं करते जो IAS टॉप करती है। और अगर स्किल की बात होती तो जिसको चाय टपरी डोली टपरी वाला है उसके लिए आज नफरत नहीं कर रहे थे, देखो अनपढ़ होकर देश के सबसे बड़े अमीर आदमी के साथ घूम रहा है। तो ये इस देश के अंदर सबसे पहले जाति है, और भारत के अंदर धरती उपजाऊ नहीं है जितनी जाति उपजाऊ है। इन दिलों में, इन मनों में, सबके मनों में जाति बैठा हुआ है। अच्छा, रामलीला मैदान में प्रोग्राम कैंसिल करके यहाँ पे किया गया, भीड़ काफी ज्यादा हुई, क्यों कैंसिल किया, कुछ बता सकते? ये तो आप सरकार से पूछिए। हमने तो परमिशन मांगी, गणेश चतुर्थी के लिए कल पूरी सड़कों पर उत्पात मच रहा था पूरे देश के अंदर, कोई परमिशन नहीं थी। लेकिन हमारे लिए परमिशनों का इतने बैरिकेड्स लगाए जाते हैं, इतनी शर्तें लगाई जाती हैं कि हम इस देश के लोग नहीं है, कि हम इस देश के नागरिक नहीं है, कि सरकारें बनाने में हमारे वोट की कोई भागीदारी नहीं है, क्या इस देश के अंदर टैक्स देने में हमारी कोई भागीदारी नहीं। हम कपड़े नहीं पहनते, कपड़े पर टैक्स लगता है, इस पर टैक्स लगता है, आपके खाने पर टैक्स लगता है, आपकी एक चीज पर टैक्स लगता है, कपन तक पर टैक्स लग रहा है, शिक्षा ले रहा है उस पर टैक्स लग रहा है। क्या हम टैक्स नहीं पे कर रहे हैं इस देश के अंदर? क्या हमारा योगदान नहीं है? हमारी संख्या ज्यादा, हमारा टैक्स ज्यादा, उसके बाद भी हमारी संख्या को सबसे अधिक हर जगह दबाया जाता है। और अब ये लड़ाई इतने पे बाकी आरक्षण पर खत्म नहीं होगी कि भैया थोड़ा सा आरक्षण दे दिया, उन्होंने आपस में लड़ाई करा दी। अब इससे ज्यादा हमारा जो बराबरी का हिस्सा बैठता है, जिसकी जितनी संख्या बारी उसकी उतनी हिस्सेदारी, जनसंख्या काउंटिंग करवाइए, जातिवार जनगणना कराइए। अगर हम बेईमानी कर रहे हैं तो हमारा निकल आएगा। ऐसा कहा गया ना कि SC की अन्य जातियां जो कुछ अगली जातियों ने हिस्सा खा लिया, पिछड़ी जातियों को नहीं मिला है, तो उनका भी निकल आएगा। सारी चीजें आप एक तरह से अगर आपको लगता है अगर सबन खा रहा है तो सबन के भी हिस्से में निकल आएगा, गरीब कोई रह गया तो गरीब के भी निकल आएगा। जाति के आधार पर देश को बांटना चाहते हैं।